25 साल पहले टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। मार्च 2000 में डॉट कॉम बबल ऐसा फटा कि निवेशकों के खरबों डॉलर बस हवा में उड़ गए। बिल्कुल। आज जब हम एआई के दौर में हैं और टेक स्टॉक्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या हम वही कहानी फिर से देखने वाले हैं? और आज हमारी बातचीत का मकसद मतलब यही समझना है। हाँ। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे 2000 के .com क्रैश और आज के एआई ड्रिवन मार्केट का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों दौर में क्या बातें एक जैसी हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी वो कौन से बड़े अंतर हैं जो शायद इस बार हमें किसी और ही मंजिल पर ले जा रहे हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। क्या आज का ये जो जोश है वो 2000 के उस क्या कहते हैं, इरैशनल एक्सुबरेंस, अंधे उत्साह जैसा? हाँ, अंधे उत्साह जैसा ही है, या इस बार कहानी की नींव वाकई में ज्यादा मजबूत है? ठीक है, तो चलिए पहले उस दौर को ही समझते हैं। ये डॉट कॉम बबल आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये 1990 के दशक के आखिर में इंटरनेट कंपनियों को लेकर एक तरह का पागलपन था। बिल्कुल। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि टेक कंपनियों वाला नास्डैक इंडेक्स हाँ। 1995 में 1000 पॉइंट से भी कम पर था और मार्च 2000 तक 5000 को पार कर गया। 5 साल में 5 गुना से भी ज्यादा की छलांग। जबरदस्त। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त तेजी थी और इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थी। पहली, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इंटरनेट को लेकर एक गजब का सपना था। अच्छा? हाँ, लोगों को लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देगी और पुराने सारे बिजनेस मॉडल बेकार हो जाएंगे। और दूसरा वेंचर कैपिटल, मतलब नए स्टार्टअप में लगने वाला पैसा, वो पानी की तरह बह रहा था। हाँ, ये तो सुना है। निवेशक किसी भी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार थे जिसके नाम के आगे बस .com लगा हो, चाहे उनके पास कोई बिजनेस प्लान हो या ना हो। बिल्कुल। और वो गेट बिग फास्ट वाली सोच तो कमाल की थी। मतलब मुनाफा बाद में कमाएंगे, पहले बड़े बन जाओ। सही। कंपनियां प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रही थीं, बस ब्रांड बनाने पर करोड़ों अरबों डॉलर फूंक रही थीं। मुझे याद है हमारे सोर्सेज में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। कुछ स्टार्टअप्स अपने बजट का 90% तक सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च कर रहे थे। हाँ, जैसे कि वो मशहूर कंपनी pets.com। अरे हाँ, जिसका एक मजेदार कठपुतली वाला मैस्कॉट था। वही। उसने सुपर बोल जैसे महंगे इवेंट्स में विज्ञापन दिए, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल ही नहीं था। मतलब बाहर से चमकदार, अंदर से खोखला। आपने बिल्कुल सही कहा। वो उस दौर का प्रतीक था। और फिर आया असली मोड़। मार्च 2000 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन में महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। और इसका सीधा मतलब था कि बाजार में जो सस्ता पैसा आसानी से मिल रहा था वो अब महंगा हो गया। एकदम। और बस पार्टी खत्म। बिल्कुल। निवेशकों में अचानक घबराहट फैल गई। उन्हें समझ आया कि जिन कंपनियों में उन्होंने पैसा लगाया है वो सिर्फ पैसा जला रही हैं, कमा नहीं रही। और ये एहसास होते ही बिकवाली का ऐसा दौर शुरू हुआ कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और वो गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। नैस्डैक इंडेक्स अपने टॉप से 77% नीचे गिर गया। 77%? ये बहुत ज्यादा है। pets.com और वेबवैन जैसी कंपनियां जिनकी वैल्यू अरबों डॉलर में थी, रातों रात दिवालियां हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिस्को, इंटेल और ओरेकल जैसी उस वक्त की दिग्गज कंपनियों के शेयर भी 80% से ज्यादा टूट गए। सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी हाँ, अपने 2000 के हाई पर वापस आने में 2016 तक का वक्त लग गया। पूरे 15 साल। 15 साल। ये दिखाता है कि वो झटका कितना गहरा था। वो दौर एक बहुत बड़ा सबक था कि सिर्फ उम्मीदों और सपनों के दम पर बाजार हमेशा के लिए नहीं चल सकता। आखिरकार बिजनेस को पैसा कमाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुई 2000 की कहानी। अब आते हैं आज पर। आज भी माहौल कुछ वैसा ही लग रहा है। हर तरफ एआई की चर्चा है, खासकर मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स को लेकर। हाँ, आज की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सब इनकी वैल्यूएशन भी आसमान पर है। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि इस पर कहानी अलग है? वो मुख्य अंतर क्या है? यही सबसे जरूरी सवाल है और सोर्सेस के मुताबिक 3 बुनियादी अंतर हैं जो आज की स्थिति को 2000 से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ओके। पहला और शायद सबसे बड़ा अंतर है फंडिंग का तरीका। फंडिंग का तरीका? वो कैसे? देखिए, 2000 में कंपनियां आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के जरिए सीधे आम जनता से पैसा उठा रही थीं। हाँ।
1999 में तो रिकॉर्ड 457 आईपीओज आए थे, जिनमें ज्यादातर इंटरनेट कंपनियां थी जो सीधे पब्लिक मार्केट में लिस्ट हो रही थीं। अच्छा। आज एआई की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक। ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं। बिल्कुल। अरे वाह, तो मतलब सारा खेल ही बदल गया है। पैसा अब आम जनता से नहीं बल्कि बड़े और अनुभवी निवेशकों से आ रहा है। सही पकड़ा आपने, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इससे बाजार पर क्या असर पड़ता होगा? इसका बहुत बड़ा असर है। ये प्राइवेट कंपनियां पब्लिक मार्केट के दबाव से एक तरह से आजाद हैं। अच्छा, मतलब उन्हें हर 3 महीने में अपने नतीजे नहीं दिखाने पड़ते? हाँ, नहीं शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता करनी पड़ती है। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न जैसे बड़े निवेशकों से अरबों डॉलर का प्राइवेट फंड मिल रहा है। और इससे उन्हें लंबी अवधि की प्लानिंग करने की आजादी मिलती है। सही, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो बाजार में स्थिरता लाता है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन क्या ये एक अलग तरह का खतरा नहीं है? किस तरह का? अगर सारा पैसा कुछ गिने चुने प्राइवेट फंड्स और बड़ी कंपनियों से आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट रही है? आम निवेशक तो इस ग्रोथ की कहानी से पूरी तरह बाहर है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक अलग बहस का मुद्दा है कि पावर का केंद्रीकरण हो रहा है। लेकिन जहां तक बाजार की स्थिरता का सवाल है, ये मॉडल ज्यादा मजबूत माना जाता है। और यहीं से हम दूसरे बड़े अंतर पर आते हैं। कंपनियों की प्रकृति। बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे अलग है? देखिए, .com युग की हीरो कंपनियां नए नवेले स्टार्टअप्स थीं, जिनके पास ना कोई रेवेन्यू था ना प्रॉफिट। वो बस एक आइडिया पर चल रही थी। सही कहा। आज एआई की रेस को कौन लीड कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, एनविडिया। ये सब तो पहले से स्थापित कैश से भरी हुई कंपनियां हैं। एकदम। इनके पास मुनाफे वाले कई बिजनेस पहले से हैं और खरबों डॉलर का कैश रिजर्व है। निवेशक फिलिप लेफर्ट ने इसे हाइपर स्केलर एडवांटेज कहा है। हाइपर स्केलर एडवांटेज। मतलब इनके पास इतना बड़ा स्केल और इतने संसाधन हैं कि अगर बाजार में कोई संकट आता भी है तो ये इसे आसानी से झेल सकती हैं, जबकि छोटे स्टार्टअप्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही समझे आप। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी अंतर पर। ठीक है, तो पहला अंतर हुआ प्राइवेट फंडिंग और दूसरा ये कि आज की कंपनियां पहले से ही मजबूत हैं। ये दोनों बातें समझ आती हैं, लेकिन निवेश की बुनियाद को लेकर जो तीसरा अंतर बताया गया है वो शायद सबसे जरूरी है ना? हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे पैसे से जुड़ा है। तीसरा अंतर है निवेश की बुनियाद। अच्छा। .com के समय निवेश सिर्फ भविष्य की कहानियों और उम्मीदों पर हो रहा था। वैल्यूएशन का कमाई से कोई लेना देना नहीं था। आज निवेशक बिल फॉर्ड के अनुसार कंपनियों की वैल्यूएशन तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ उनकी कमाई भी बढ़ रही है। उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है, The earnings are there। यानी कमाई सच में हो रही है। बिल्कुल। ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, ये हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का फ्री कैश फ्लो पैदा करने की राह पर है। $1 ट्रिलियन? हाँ, और वो भी बिना किसी बड़े कर्ज के। ये 2000 की स्थिति से मतलब 180 डिग्री उल्टा है। कमाई तो है, ये बात सही है, लेकिन क्या ये कमाई टिकाऊ है? एआई को लेकर जो उम्मीदें हैं वे बहुत ज्यादा हैं। अगर कल को ये कंपनियां उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो क्या ये कमाई वाला तर्क भी कमजोर नहीं पड़ जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन बड़े निवेशक फिलहाल ऐसा नहीं सोचते। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे चिंतित नहीं बल्कि उत्साहित हैं। जैसे कोटुए मैनेजमेंट के फिलिप लेफर्ट, जो लगभग $70 बिलियन का फंड मैनेज करते हैं। वो कहते हैं कि आज का सिस्टम काफी स्वस्थ है। स्वस्थ क्यों? क्योंकि जो कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, उनके पास असल बोर्ड हैं, मुनाफे की जवाबदेही है। वो कहते हैं मैं सतर्क हूं, लेकिन अगर आप पूछें क्या मैं चिंतित हूं, तो जवाब है अभी तक तो नहीं। और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक का क्या कहना है? उन्हें तो आमतौर पर टेक्नोलॉजी स्टॉक से दूर रहने के लिए जाना जाता है। उनका कोई भी कदम बाजार के लिए एक बड़ा संकेत होता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। बर्कशायर हैथवे ने हाल ही में अल्फाबेट यानी गूगल में हिस्सेदारी खरीदी है। अरे वाह! ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि कुछ साल पहले 2019 में बफेट ने खुद अफसोस जताया था कि वो गूगल में निवेश करने का मौका चूक गए। हाँ, मुझे याद है। उस समय शेयर की कीमत लगभग $59 थी और आज ये $276 से भी ज्यादा है। तो एक ऐसा निवेशक जो हमेशा मजबूत फंडामेंटल और मुनाफे वाली कंपनियों में ही पैसा लगाता है, उसका एआई की दुनिया में ये कदम एक बहुत मजबूत विश्वास को दिखाता है। लेकिन एक जोखिम की बात अक्सर होती है। कौन सी? एआई कंप्यूटिंग की लागत यानी एआई को चलाने का खर्च लगातार कम हो रहा है, तो क्या इससे इन कंपनियों का मुनाफा लंबे समय में कम नहीं होगा? ये एक शानदार सवाल है
और फिलिप लेफॉन्ट ने इसकी तुलना पेट्रोल और इंजन से की है, जो इसे समझने में बहुत मदद करता है। अच्छा, कैसे? उनका तर्क है कि मान लीजिए कंप्यूटिंग टोकन की कीमत, प्राइस, जिसे हम पी कह सकते हैं, वो कम हो रही है। ठीक है। लेकिन कीमत कम होने की वजह से हम उसके जितने नए उपयोग, क्वांटिटी, जिसे हम क्यू कह सकते हैं, खोज पाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर रोबोटिक्स और दवा बनाने तक। हाँ, वो लगभग अनंत है। मतलब भले ही हर एक एआई टास्क को करने की कीमत पी गिरेगी, लेकिन हम इतने ज्यादा टास्क क्यों करने लगेंगे कि कुल कमाई जो पी गुणा क्यू होती है वो बढ़ती ही जाएगी। ये तो बड़ा मजबूत तर्क है। हाँ, उनका मानना है कि क्यू यानी उपयोग की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ेगी कि कुल रेवेन्यू अगले 1 दशक या उससे भी ज्यादा समय तक मजबूती से बढ़ता रहेगा। तो अगर पूरी बातचीत को समेटें तो ऐसा लगता है कि आज के एआई बूम और 2000 के .com बबल में ऊपर से देखने पर समानताएं जरूर हैं। वही उत्साह, मीडिया में वही चर्चा। और तेजी से बढ़ती वैल्यूएशन। हाँ, लेकिन जब हम एक-एक परत हटाकर देखते हैं तो अंदर का ढांचा बिल्कुल अलग नजर आता है। बिल्कुल, फंडिंग प्राइवेट है, जिससे बाजार में ज्यादा स्थिरता है। कंपनियां पहले से स्थापित और मुनाफे में हैं, जिनके पास किसी भी संकट को झेलने की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, ये निवेश सिर्फ हवा-हवाई बातों पर नहीं, बल्कि असली कमाई और कैश फ्लो पर आधारित है। ये सब मिलकर एक ऐसे बाजार की तस्वीर बनाते हैं जो 2000 की तुलना में किसी भी झटके को कहीं बेहतर ढंग से सह सकता है। और जाते-जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमारे सोर्सेज में हाइपर स्केलर एडवांटेज की बात हुई, यानी कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियों के हाथ में जबरदस्त ताकत और पैसा है। ये बाजार को स्थिरता तो दे रहा है, लेकिन जब एआई जैसी भविष्य को बदलने वाली टेक्नोलॉजी को सिर्फ मुट्ठी भर कंपनियां ही कंट्रोल कर रही हों, तो इस शक्ति के केंद्रीकरण के लंबे समय में क्या नतीजे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।